ना रोड बना है सही से, न कहीं कहीं आपका पीने का पानी का व्यवस्था है। गांव के लोग वंचित है विकास से। यहाँ स्कूल कम से कम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का दायरा में है। लोकल लोगों का जो कानून बनना था, जो यहाँ का लोगों को रोजगार मिलना था, नौकरी मिलना था, ये नहीं बन पाया है। हमारे देहात में बहुत सारा ऐसा पिछड़ा है जो कि अभी तक लोग आजादी का कुछ पता नहीं चलता है। ग्राम सभा से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन गांव में जो चयन करके स्कीम आती है वो कोई मान्यता नहीं है। ऊपर से जो चिट्ठी आएगा उन्हीं पर थोपा जाता है कि आपको यही काम करना है। 15 नवंबर 2000 को भारत के भूखंड पर एक प्रदेश का गठन हुआ, एक प्रदेश का स्थापना किया गया, वह है झारखंड प्रदेश। झारखंड प्रदेश जल जंगल जमीन के तौर पर पूरा प्रदेश में प्रसिद्ध है और यह इस देश के अंदर एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पूरे देश का 40% खनिज संपदा अकेले इस प्रदेश में पाया जाता है। 23 वर्ष के सफर को झारखंड प्रदेश ने पूरा कर लिया है। इस 23 वर्ष के सफर में झारखंड ने क्या कुछ पाया है, झारखंड ने क्या कुछ खोया है, और गांव घर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गांव घर के प्रतिनिधित्व करते हैं, जो गांव गांव जाते हैं, गांव के आखिरी व्यक्ति के पास जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं का निष्पादन करते हैं। तो इस 23 वर्ष के सफर में इस झारखंड को वो लोग किस तरीके से देखते हैं। 2024 में विधानसभा लोकसभा का चुनाव है, उसकी भी सुगबुगाहट अब गांव घर में देखने को मिल रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अभी पूर्व मुखिया महादेव मुंडा है। दादा, सबसे पहले बहुत बहुत जोहार रहेगा आपका। जोहार दादा। 23 वर्ष झारखंड का दादा हो गया है। झारखंड को बनते हुए भी आप लोगों ने देखा और इस पूरे 23 वर्ष को आप लोगों ने देखा है कि झारखंड किस तरीके से इस 23 वर्ष के सफर को तय किया है। तो इस 23 वर्ष के सफर को आप अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं? इस 23 वर्ष का अंतराल में जैसे एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और बढ़ता है, तो अब 23 साल का हो गया है। जैसा हम लोग ने इस सोचा था कि झारखंड में खनिज संपदा से भरा हुआ है प्रदेश है, पूरा झारखंड के एक भी लोग गरीब नहीं रहेंगे, सारे लोग विकास होगा, गांव घर में अच्छा खुशहाल रहेंगे, यही आशा उम्मीद थी। आज हम लोग जब देख रहे हैं तो आज का डेट में गांव घर में आने से पता चलता है कि जस का तस पड़ा हुआ है। ना रोड बना है सही से, न कहीं कहीं आपका पीने का पानी का व्यवस्था है। हम लोग पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और मुखिया रह चुके हैं, लेकिन हमारे विभाग जो पंचायत राज का जो अनुरूप जो 29 विभाग है, आज तक सुचारू रूप से काम करने का स्वतंत्र नहीं मिला है। सब अफसर का हाथ में है और जो यहाँ पर विभाग से जो आना है मद, वो भी नहीं आ पा रहा है। कारण यही है कि गांव के लोग वंचित है विकास से। वंचित है विकास से। दादा, आपने कहा कि जिस तरीके की हम लोगों को उम्मीदें थी कि झारखंड का एक एक युवा के हाथों में रोजगार होगा, एक एक आदमी यहाँ पर जो है सो अमीर हो जाएगा, गरीबी नहीं रहेगी हमारे प्रदेश में। अगर 40% खनिज संपदा होने के बाद भी अगर इस प्रदेश में बेरोजगारी चरम पर है, तो उसका क्या कारण मानते हैं आप? कारण है कि यहाँ पर जो स्थायी नीति, लोकल लोगों का जो कानून बनना था, जो यहाँ का लोगों को रोजगार मिलना था, नौकरी मिलना था, ये नहीं बन पाया है, क्योंकि बाहर का अफसर सही यहाँ पर लोग नहीं चाह रहे हैं। अगर यहाँ स्थायी लोगों को कानून बन जाएगा तो बाहर के लोग घुसपैठ नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि हमारे यहाँ का लोग अभी तक पिछड़ा है और विकास में बाधा आ रही है। हमेशा से एक बात कही जाती है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है और जो लोग गाँव में रहते हैं अमूमन वो लोग कृषि पर जो है सो वो लोग कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं। वो लोग किसान, अमूमन जितने भी लोग गांव में रहते हैं वो सभी किसान पे जो है सो डिपेंड करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो किसानों के लिए इस झारखंड प्रदेश में आज़ादी के बाद इस भारत देश में क्या कुछ दिखाई देता है? क्योंकि आप लोग गांव घर का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो किसानों के लिए वो समुचित व्यवस्था जो होनी चाहिए, क्या इस 75 सालों के भारत में या फिर झारखंड के 23 सालों का जो सफर रहा है, किसानों के लिए समुचित व्यवस्थाएं हो पाई है? किसानों की समुचित व्यवस्था सरकार का योजना में कागज में पड़ा हुआ है, लेकिन धरातल में गांव में आने से पता चलता है कि उसका कितना काम हो रहा है या किस योजना का सही तरीका से लाभ गाँव वालों को, किसानों को मिल रहा है। ये तो गांव आने के बाद ही पता चलता है, लेकिन हम लोग बहुत सारा ऐसा गांव है कि आज तक आज़ादी नहीं है।
ना वहाँ पानी पीने का है, ना सिंचाई का कोई सुविधा है, ना कोई चलने का रास्ता है। हमारे देहात में बहुत सारा ऐसा पिछड़ा है जो कि अभी तक लोग आज़ादी का कुछ पता नहीं चलता है। हम लोग भी जाते हैं, अपना गांव रोड साइड जो पड़ता है उस सब गांव विकास हो रहा है, लेकिन अंदर में बहुत सारा गांव जो है सरकार का जो स्कीम है सही जगह में जमीनी स्तर में सही किसानों तक पहुंच नहीं पाता है। यही कारण है कि हमारा अभी तक लोग अभी नहीं। ठीक है, अगर मैं रामपुर पंचायत की बात करूं तो यहाँ पर स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य मुहैया कराया जा रहा है? स्वास्थ्य में थोड़ा सा सुधार हुआ है, जैसे कि अभी बहुत सारा गरीब है उस लोग का सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करा तो लोग हॉस्पिटल का नजरिया से देखता है लोग। तो अभी फिलहाल हमारे यहाँ तो ठीक ठाक है, स्वास्थ्य का कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा गरीब है लोग को यही दिक्कत है कि हमारा सरकार जो आयुष्मान कार्ड बनाया है और आयुष्मान कार्ड बहुत कोई गरीब का नहीं बन पाया, उसमें यही है कि जोड़ दिया है राशन कार्ड से। आप गरीब आदमी का राशन कार्ड ही नहीं है तो आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। आयुष्मान कार्ड बहुत लोग भटक रहे हैं अभी के डेट में, वो लोग उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं और जिस समुदाय से आप आते हैं, आज भी वह समुदाय जो है समाज की मुख्यधारा से कहीं ना कहीं कटी हुई दिखाई देती है, तो इसका कारण आप क्या मानते हैं और शिक्षा का स्तर आपके पंचायत में क्या है? शिक्षा का हमारे क्षेत्र में 5वीं क्लास तक ठीक है, प्राइमरी स्कूल में चल रहा है, प्रत्येक गांव में स्कूल है। उसके बाद यहाँ उस स्तर का शिक्षा के लिए मैट्रिक तक के लिए सोचना पड़ता है। यहाँ स्कूल कम से कम 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर का दायरा में है। लोग 5वीं से 7वां तक पढ़ लेते हैं, मिडिल स्कूल तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद छोड़ दे रहे हैं। यहाँ स्कूल के स्तर बहुत ही मेरा पंचायत में कम है। शिक्षा का मामला में हम लोग नीचे हैं। यहाँ ये बड़ा स्कूल यहाँ कॉलेज के लिए और मैट्रिक के लिए हम लोग स्कूल ही नहीं है क्षेत्र में, स्कूल ही नहीं है जी। जिसके कारण लोगों को जो है सो शिक्षा लेने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप मुखिया रहे हैं, वर्तमान में पत्नी आपकी मुखिया है, 29 जो अधिकार आपके पंचायती राज में दिया गया है, उस 29 अधिकार में क्या आप लोगों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार दिया गया है या फिर आप लोगों को बांध करके रखा गया है और कुछ ही योजनाओं पे जो है आप लोग काम कर पाते हैं? क्या कुछ थोड़ा बताइएगा। पंचायत में जो भी स्कीमें हैं अभी तक कोई भी स्कीम को स्वतंत्र काम करने का अभी तक नहीं दिया गया है, केवल यूज किया जा रहा है। हर चीज में पाबंदी लगाया गया है। जैसे कोई भी फंड आता है, सरकारी का पैसा आने के बाद साथ साथ चिट्ठी भी आता है, चिट्ठी के अनुरूप भी काम करना है। जैसे कि गांव का सरकार ग्राम सभा से बड़ा कोई है नहीं, लेकिन गांव में जो चयन करके स्कीम आती है वो कोई मान्यता नहीं है। ऊपर से जो चिट्ठी आएगा उन्हीं पर थोपा जाता है कि आपको यही काम करना है। गांव का पब्लिक के अनुसार जो स्कीम बनती है वो स्कीम को मान्यता नहीं दिया जाता है। जो ऊपर से जो आदेश आती है चिट्ठी के माध्यम से, उसी में काम करने का अभी तक लोगों को करना पड़ता है। निश्चित तौर पर आप ये कह रहे हैं कि न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा, लेकिन नौकरशाह जिस तरीके से हावी है उस ग्राम सभा को किसी भी तरीके से मानने को जो है सो तैयार नहीं है। और जो योजना आप तक वो भेजते हैं, जो कहते हैं ये योजना आपको करना है, ये योजना पे काम करना है, वही आप लोगों को काम करना पड़ता है। ग्राम सभा में जो कुछ भी योजनाएं बनती है उसका ऊपर कोई वैल्यू नहीं है। जी भी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि वहाँ चिट्ठी आने के बाद तुरंत कहा जाता है कि ग्राम सभा कीजिए, ये फलना बनेगा। अगर हमको रोड बनाना है तो बोलेगा कि पानी का काम करना है, पानी का जरूरत है तो बोलेगा कि वहां पर बिल्डिंग का काम कराना है। ये दूरियां बन रही है अभी तक और सरकार का अनुरूप ग्राम सभा को चलना पड़ रहा है। अच्छा, सरकार के अनुरूप ग्राम सभा को चलाना पड़ रहा है। जी। ऐसे में दादा कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? गांव घर में आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, और गांव घर के जो ग्रामीण हैं वो काफी गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, बेबस होते हैं। उनकी कई मांगे होती है, कई समस्याएं होती हैं जिनका समाधान आप लोगों को करना पड़ता है। और ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से जो थोपा जाता है वही काम हम लोगों को करना पड़ता है, ऐसे में हम लोग मजबूर भी हैं। तो ऐसे में कितनी समस्याओं का, कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? समस्या तो बहुत है। जो हम लोग का पूरा जितना तंत्र है सबसे नीचे स्तर में गांव में रहते हैं, हर चीज का समस्या हम लोग झेलते हैं। और जो भी अगर कोई किसी का समस्या हो गया तो किसी तरह उसको गांव में समिति के माध्यम से या कोई भी किसी प्राइवेट लोगों की तरफ से समस्या को तो समाधान हो जाता है। लेकिन जो हमारा जो नियमावली है, जो जैसा चलना चाहिए, वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। आपके अनुसार अगर कहा जाए
तो पंचायती राज को गांव घर के जो विकास करना है उसके लिए सरकार को, प्रशासन को क्या करना चाहिए? पंचायत राज को स्वतंत्र काम करने के लिए उसको रखना चाहिए, ताकि जो गांव में जो जरूरत है, जहाँ गांव से जो मांग आएगी, जो स्कीम का डिमांड आएगा, उसी के अनुरूप काम होगा तो गांव का लोग भला होगा और विकास होगा। अभी जो पंचायती राज में जो प्रतिनिधित्व करते हैं उनका जो मानदेय में जो वृद्धि किया गया है, क्या वह संतोषजनक है? कंपैरिजन अगर मैं विधायक की बात करूं या फिर मैं एक लोकसभा का सदस्य की बात करूं, सांसद की बात करूं, तो क्या आप लोगों के लिए संतोषजनक है वृद्धि हुआ? मंदे का जहां तक बात है, ये तो मंदे तो नहीं बोलेंगे, ये तो नाम के लिए है। अभी तक 1 रुपया भी सरकार नहीं दिया है, 1 रुपया भी नहीं दिया। नाम के लिए अभी है। और नियम अनुसार आपका जो यात्रा भत्ता भी है, लेकिन यात्रा भत्ता भी सरकार अभी 1 रुपया नहीं दिया है। यहाँ तो देता ही नहीं है, नाम के लिए कागज में ही रह गया है। इसीलिए हम लोग यहाँ 1000 तो क्या है, 5000 का भी आपको कोई कम ही पड़ेगा। यहाँ पर हम लोग को मीटिंग, हर जिला मीटिंग, ब्लॉक मीटिंग, गांव में जगह जगह मीटिंग करके मैंने प्रत्येक दिन व्यस्त ही रहना पड़ता है। और यात्रा भत्ता भी नहीं मिलता है, तेल खर्चा सारा कुछ मेंटेन नहीं हो पाता है, मेंटेन नहीं हो पाता। इसीलिए कम से कम इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये प्रतिनिधि भी है, अब इस लेवल में आपका विधायक भी है, संसद भी है, लोगों को सब व्यवस्था मिलता है, तो कम से कम उसके नीचे स्तर में कुछ इस तरह का व्यवस्था सरकार को कर लेना चाहिए था। कर लेना चाहिए। दादा, एक सवाल गांव घर से निकल करके आता है कि गांव घर के जो डीलर होते हैं, जन वितरण प्रणाली के जो दुकानदार होते हैं, वो मूलतः जो उसके लाभुक होते हैं उनको अनाज कट करके देते हैं, काट करके देते हैं, कटौती कर लेते हैं। इसको आप लोग कैसे समाधान करते हैं, क्या करते हैं? देखिए, डीलर का अगर बात किया जाए तो अभी तक सभी लोग जान ही रहे हैं कि सही वितरण नहीं होता है, बहुत भ्रष्ट है। और सभी कार्डधारी लोगों को भी शिकायत आता है कि अब तो भ्रष्ट खत्म करने के लिए ऑनलाइन किया गया है। चावल देता है आधा और ठेपा करवाता पूरा, वितरण का सौंपा जाता है सरकार को। इसमें बीच का जो अफसर सही है, जिला से प्रखंड से सारे डीलर तक जो है, डीलर लोग भी मजबूर हैं। हम लोग उसको, सारे लोग को जो प्राप्ति मिलता है, अनाज का जो उठाव का जो रसीद मिलता है, हम लोग ने चेक किया, साथ में उन लोग को अनाज कम मिलता है। और उन लोग का कहना है कि बोरा में मिलता है 50 का हिसाब से, कहीं आपका 40 रहेगा, 35 रहेगा, लेकिन उन लोग को हिसाब से मिलता है। और मजबूरन इन लोग को, पब्लिक का, गरीब का पेट काट के लोग बांटते हैं। शिकायत होते हैं डीलर, और ऊपर का आदमी लोग मलाई खा रहा है। यही बात। अच्छा दादा, जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं डीसी की बात करूं, मैं एसडीओ की बात करूं, एसपी की बात करूं, ब्लॉक की बात करूं, थाना की बात करूं, क्या जिस तरीके से एक सांसद का, विधायक का मान सम्मान वहां पर होता है, जिस तरीके से उनको कुर्सी दे दिया जाता है, तो उस तरीके से आप लोगों को मान सम्मान मिलता है वहां पर? मान सम्मान तो जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। केवल नाम से केवल मुखिया जी अपना ये बोलते रहते हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। नहीं मिलता, नहीं मिलता। तो हमारे साथ महादेव मुंडा जी थे, रामपुर पंचायत के पूर्व मुखिया, वर्तमान में इनकी पत्नी मुखिया है, और 23 वर्ष के सफर पे अपनी बातचीत को रख रहे थे। साथ ही पंचायती राज की जो व्यवस्था है, जिसमें पंचायत के जो जनप्रतिनिधि, खास करके मुखिया, जो 29 अधिकार दिए गए हैं, वो 29 अधिकार जो है 100 पन्नों तक ही सीमित है। अब तक इन लोगों को स्वतंत्र रूप से काम करने का अधिकार उस 29 अधिकार पर नहीं दिया गया, जिससे काफी कठिनाइयों, काफी चुनौतियों का सामना जो है सो गांव घर में इन लोगों को करनी पड़ती है। क्योंकि एक ऐसे प्रतिनिधि ये लोग हैं जो गांव के आखिरी व्यक्ति तक इन लोगों को पहुंचना पड़ता है, और उस आखिरी व्यक्ति की जो समस्या है, उनकी समस्याओं का भी निष्पादन इन लोगों को करना पड़ता है। सरकार ना तो कोई भत्ता देती है, ना ही टीए देती है, ना ही ऐसा कोई बढ़िया मानदेय है सम्मानजनक जिससे इन लोग समाधान कर सके। उसके बावजूद भी, चाहे धान बेच करके, खेत बेच करके, अपनी नौकरी चाकरी कर करके, जैसे भी हो, गांव घर की जो लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं का ये लोग निष्पादन करते हैं। 23 वर्ष के सफर के झारखंड के बारे में इन्होंने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जिस तरीके से इस प्रदेश का विकास होना चाहिए था, जहां पर इस प्रदेश को होना चाहिए था, जिस तरीके से हमारे प्रदेश में खनिज संपदाओं का अपार भंडार है, उस तरीके से इस प्रदेश का विकास नहीं हो पाया। तो ऐसे ही गांव घर जाकर के, गांव घर के जो प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधि हैं, वैसे लोगों से मैं लगातार आप लोगों को मिलाता रहूंगा। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। जोहार।